दुबई में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज 18 इंडिया से कहा कि मायावती अखिलेश के प्रति सम्मान है, लेकिन यूपी में कांग्रेस अपनी जगह बनाएगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। राहुल जी, मैं अरुण सिंह हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपको जानते हैं अरुण जी। अमेठी और रायबरेली दो सीटें ऐसी थी कि इस महागठबंधन ने छोड़ी है कांग्रेस के लिए। एक संकेत दिया है कि पोस्ट पोल अलायंस अभी भी ऑप्शन उसके खुले हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से भी इसी तरह का सिमिलर जेस्चर है कि आप आगे चल करके पोस्ट पोल अलायंस के लिए खुले हुए हैं? मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है। मायावती जी ने और अखिलेश जी ने निर्णय लिया है और मायावती जी का, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और वो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है और उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपने आप को खड़ा करना है, वो हमारे ऊपर है, हम कैसे करें। मैं डायरेक्टली आपसे कहता हूं कि चुनाव तो हम पूरे दम लगा के लड़ेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है बीजेपी के साथ, और हम अपनी आइडियोलॉजी को उत्तर प्रदेश में फैला के ही रहेंगे। मगर उन्होंने निर्णय लिया है, एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बारे में उन्होंने थोड़ा गलत भी बोला, मगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा तरीका है, हम प्यार से राजनीति करते हैं, मगर फिर हम अपनी जगह बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी में गठबंधन का ऐलान हो गया है। कांग्रेस पार्टी को उससे दूर रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए झटका है, महागठबंधन के लिए धक्का है, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि उनकी पार्टी अकेले मेहनत करेगी उत्तर प्रदेश में और चौंकाने वाले नतीजे देगी। 2 दिन के संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर है राहुल गांधी। दुबई में दूसरे दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब मैंने पूछा उनसे कि क्या आपकी पार्टी अकेले दमखम ऐसा रखती है कि जो इस गठबंधन के न होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट पोल कोई अलायंस बना सकती है अच्छा प्रदर्शन करके। उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मायावती और अखिलेश यादव दोनों के भावनाओं का वो सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो मेहनत करेगी, कोशिश करेगी और अपने दम पर उत्तर प्रदेश में खड़ा होने की, उभरने की कोशिश करेगी। न सिर्फ खड़ा होने की कोशिश करेगी बल्कि चौंकाने वाले नतीजे भी देगी। तो एक तरह से राहुल गांधी को सेटबैक मानने से उन्होंने इनकार कर दिया इस महागठबंधन को, और अभी भी वो मुतमईन है, अभी भी उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चुनाव के बाद गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक स्तर पर हो जाएगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दुबई। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में माहौल खराब हो गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि देश का चौकीदार चोर है। चौकीदार अपना काम कर रहा है, मतलब चौकीदार चोरी कर रहा है। कमाल का चौकीदार है, पूरा देश जानता है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी शुरुआत हुई, अभी ट्रेलर दिखा है, मगर राफेल की जो सच्चाई है, डिमोनेटाइजेशन की जो सच्चाई है, जैसे ही लोगों को वो सच्चाई दिखाई देगी, फिर चौकीदार की बात सुनेंगे, ठीक है? जहां, और वो होने वाला है, उससे कोई बच नहीं सकता, सच्चाई से कोई बच नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी सच्चाई से नहीं बच सकते हैं, सच्चाई उनको भी मालूम है। राफेल में उन्होंने क्या किया मालूम है, पूरे देश को मालूम है, और वो साबित हो जाएगा, मुझे कोई बोलने की जरूरत नहीं। सबरीमला मुद्दे पर राहुल गांधी ने खुलकर कुछ नहीं बोला। राहुल के मुताबिक परंपरा के साथ महिलाओं को उनका हक भी मिलना चाहिए और ये फैसला लोगों को करना होगा। I've heard both the arguments. After I've heard the arguments of the people of Kerala, I can see validity in both arguments. That tradition needs to be protected, and I can see validity in the argument that women should have equal rights. So I'm actually I wouldn't be able to tell you give you an open and shut position on this. Actually, this is much more complicated.
and both sides have a valid position. I think I leave it to the people of Kerala to decide. You know, we leave it to you. You have to decide what the will of the people of Kerala is. मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस की एक महिला नेता की हत्या के आरोप में पुलिस ने लंबी जांच के बाद एक बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या की साजिश फिल्म दृश्यम को देखकर रची गई थी। लेकिन करीब 2 साल बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। 2016 में ट्विंकल डोंगरा नाम की कांग्रेस नेता की हत्या पुलिस के लिए एक पहेली थी। हिंदी फिल्म भी देखी थी जिसका नाम एक दृश्यम नाम की एक फिल्म थी जिसको इन लोगों ने देखा था। आरोप है कि बीजेपी नेता जगदीश करोतिया ने अपने 3 बेटों और एक साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था, लेकिन जांच को भटकाने के लिए फिल्म दृश्यम की तर्ज पर एक साजिश रची गई। उन्होंने बताया कि हाँ कुत्ता मरा था। पुलिस को जानकारी मिली थी, वेरीफाई किया गया, वहाँ पे ले जाया गया, वहाँ खुदाई हुई और वास्तव में कुत्ता निकला। तो ऐसा प्रारंभिक तौर पर प्रतीत हुआ कि अच्छा ये बात सही थी, ये घटना सही थी, गड्ढे की खुदाई भी हुई, लेकिन ये कोई व्यक्ति नहीं, कोई कुत्ता है। ट्विंकल डोंगरा हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हालांकि पुलिस को इस केस की कड़ियां जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक ट्विंकल डोंगरा से निजात पाने के लिए आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी और उनके शव को जलाकर नाले में बहा दिया था। पुलिस के मुताबिक जगदीश और ट्विंकल के बीच अवैध रिश्ता इस हत्या की वजह बना। इसमें अवैध संबंधों की बात आई। इसमें जगदीश करोतिया और महिला के बीच में कुछ इस तरह के संबंधों की बात इसमें प्रथम दृष्टया आई है। लेकिन ये पूरी तस्वीर तब साफ हुई जब पुलिस ने आरोपियों के दिमाग की जांच कराने का फैसला किया। कि जो BOS टेस्ट होती है भारत की सबसे अभी आधुनिकतम टेस्ट है, सिर्फ एक जगह उपलब्ध है, उसको हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से कराया। उससे 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में उनके माँ बाप का भी टेस्ट कराया गया था। उसमें एक आरोपी और 2 बेटों का भी जिक्र कराया गया था। कुल 5 लोगों का टेस्ट कराया गया। पुलिस के मुताबिक ट्विंकल डोंगरा के मां बाप को इस हत्याकांड में फंसाने की कोशिश की गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ट्विंकल के घर वालों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने लोगों को समझाकर थाने पर हो रहे हंगामे को शांत करवाया और इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कांग्रेस जो है वो बदलाव की सरकार चलाना चाहती है और बदलाव की सरकार में यदि कानून व्यवस्था को लेकर काम करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि बदले की सरकार वो चलाना चाहती है तो हम ये नजर बनाए हुए हैं और मजबूत विपक्ष के रूप में हम प्रतिकार करेंगे। मुझे लगता है कि सारा विषय जुडिशियल परव्यू में का विषय है, पॉलिटिकल नहीं है। तो जुडिशियल परव्यू के अंदर जितने निर्णय होंगे उसमें हम सरकार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस जघन्य अपराध में सम्मिलित थे और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बेटियों का बच्चों का मामा खुद को कहते थे, उस सरकार ने प्रोटेक्टिव नेचर रखा अपराधियों को बचाने के लिए, ढंग से जांच तक नहीं होने दी और बच्ची के माँ बाप दर बदर भटकते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्षस्थ नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। हम कोशिश करेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि एक निष्पक्ष जांच हो। दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में इस बार एक महिला मोटरसाइकिल पर स्टंट करती दिखी। यहां भारतीय सेना के 125 जवान 30 मोटरसाइकिल पर करतब दिखाएंगे, जिनमें कैप्टन शिखा टीम की अगुवाई करेंगी और वो भारी भरकम रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल पर खड़ी होकर राष्ट्रपति को सलामी देंगी। डेयरडेविल मतलब कि खतरों का खिलाड़ी, और जाहिर सी बात है कि ऐसे में काफ़ी नज़र जो है रहेगी और इस बार जो है इसकी खासियत है इस डेयरडेविल टीम की कि इसमें एक महिला अफसर भी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। कैप्टन शिखा अपनी टीम के साथ गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटी हैं और मोटरसाइकिल से स्टंट करने की उनकी प्रैक्टिस भी जारी है। अभ्यास के दौरान कैप्टन शिखा ने चलती हुई मोटरसाइकिल पर खड़े होकर सलामी दी। इसके लिए कैप्टन शिखा ने 3 महीने तक कड़ी मेहनत करने का दावा किया। इसको हैंडल करने में थोड़ी डिफिकल्टी आई, पर टीम मेंबर्स की मदद से और खुद के आपके मोटिवेशन से आप कर सकते हो। कैप्टन शिखा के साथ ही उनकी टीम के दूसरे साथियों ने भी बाइक पर अलग अलग स्टंट किए और अपनी तैयारियां दिखाई। हालांकि कैप्टन शिखा से पहले गणतंत्र दिवस की परेड में BSF की महिला टुकड़ी भी पिछले साल मोटरसाइकिल पर स्टंट दिखा चुकी है। कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें आतंकी संगठन अल बद्र का टॉप कमांडर जीनत-उल इस्लाम भी शामिल है। जीनत-उल इस्लाम A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। आतंकियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया
और इस दौरान आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, जिसके बाद दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बल ने एक एनकाउंटर में मोस्ट वांटेड आतंकवादी जीनत उल इस्लाम को ढेर कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जीनत उल इस्लाम A++ कैटेगरी का आतंकवादी था और सुरक्षा बलों के निशाने पर रह रहे मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में भी उसका नाम शामिल था। फिलहाल जीनत आतंकवादी संगठन अल बद्र का कमांडर था, लेकिन इससे पहले वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का भी कमांडर रह चुका था। दक्षिण कश्मीर के शोपिया का रहने वाला जीनत ऐसा पहला आतंकवादी था जिसे किसी आतंकवादी संगठन ने कमांडर बनाया हो। बताया जाता है कि वो IED के जरिए बम बनाने में एक्सपर्ट था। हालांकि 2008 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन 2011 में वो जेल से छूट गया था। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, जिस तरह से इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है ये सुरक्षा बल के लिए इसको मार गिराना। देखिए अर्पिता, कुल मिला के अगर इस एनकाउंटर की बात करें, कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि इस एरिया में जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं, कॉर्डन किया गया और वहां पे फिर 2 मिलिटेंट मारे गए। उसमें से जीनत उल इस्लाम भी जो है आइडेंटिफिकेशन उसकी हुई है। जीनत उल इस्लाम काफ़ी टाइम से एक्टिव मिलिटेंट था और जो 12 मिलिटेंटों की लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप कमांडर्स A++ कैटेगरी के मिलिटेंटों में शामिल था और काफ़ी टाइम से सक्रिय था। और जीनत उल इस्लाम काफ़ी जगहों पे भाग भी गए हैं, मतलब एनकाउंटर में काफ़ी जगहों पे या कॉर्डन में फंसे हुए थे लेकिन भाग निकलने में कामयाब हो गए। इससे पहले भी कई अफवाहें हुई कि जीनत उल इस्लाम जो है कॉर्डन में फंसा हुआ है, लेकिन कल जो खबर आई कि जीनत उल इस्लाम जो है कॉर्डन में फंसा हुआ है, पहले ये कहा गया है कि उसके बाप को भी कॉल किया गया और कहा गया है कि अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए कहें, लेकिन बाप ने भी मना कर दिया और शायद जीनत उल इस्लाम भी नहीं मानते क्योंकि काफ़ी टाइम से सक्रिय थे। और अभी जो जिस तरीके की खबर है कि 2 मिलिटेंट जो मारे गए उसमें से जीनत उल इस्लाम भी मारा गया है और गोला बारूद भी उनसे बरामद किया गया है। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि बड़ी कामयाबी है उनके लिए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से एक्टिव था और अल बदर का कमांडर बन गया था BHM को छोड़ के या लश्कर को छोड़ के। फिर अल बदर तंजीम में जो रिक्रूटमेंट्स हुई, बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट्स में काफ़ी एक्टिव था जीनत, क्योंकि जुलाई से लेके या जून से लेके दिसंबर तक अल बदर की काफ़ी एक्टिविटीज़ रही और अल बदर में काफ़ी सारे मिलिटेंट ने ज्वाइन किया था। बताया जा रहा है उसके पीछे इसी का हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका।